नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मुंबई जीआरपी को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर रेलवे पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 17 साल की मासूम लड़की को बचा लिया है। उस लड़की को बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान से मिलाने का झांसा देकर बहला फुसलाकर मुंबई लाया गया था। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी को भी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दादर जीआरपी के एसएसपी ध्यानेश्वर काटकर ने बताया है कि लड़की को ट्रैफिकिंग के तहत मुंबई लाया गया था। पीड़िता को झांसा दिया गया था कि उसे शाहरुख के बांद्रा स्थित बंगलों पर मिलाएंगे। इस झांसे के बाद लड़की आरोपी के साथ मुंबई आ गई। एसएसपी ने बताया कि नाबालिग लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है। आरोपी ने अपने आप को इवेंट मैनेजर बताया था और वादा किया था कि उसके कॉन्टैक्ट शाहरुख खान से हैं। आपको बताते चले, गिरफ्तार आरोपी का नाम शुभम शेख है, जिसे जीआरपी ने मुंबई से सटे मीरा रोड से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता कलकत्ता से करीब 150 किलोमीटर दूर पालशिपारा नामक इलाके की रहने वाली है। पीड़िता को रेस्क्यू करने के बाद जीआरपी ने इस बात की जानकारी कलकत्ता पुलिस को दी, जो मुंबई पहुंचकर पीड़िता को वापस लेकर गई है और इसी के साथ आरोपी की भी कस्टडी ली जाएगी ताकि आगे की जांच की जा सके। तो देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार आ रही गिरावट के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42,015 नए मामले सामने आए और 3,998 संक्रमितों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में 36,977 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अभी 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,07,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,12,16,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,18,480 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,03,90,000 लोग ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 20 जुलाई तक देश भर में 41,54,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन 34,25,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 44,91,00,000 कोरोना टेस्ट किए गए। बीते दिन 18.52 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसकी पॉजिटिविटी रेट 3% से कम। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा कर इतिहास रच दिया है। 10 मिनट की उड़ान के बाद रेगिस्तान में कैप्सूल के जरिए लौटे बेजोस की इसे अब तक का सबसे बेहतरीन दिन बताया। साथ ही बेजोस ने अपनी सफलता के लिए अपनी कंपनी के कर्मचारियों, ग्राहकों का धन्यवाद दिया। जेफ बेजोस ने कहा है, मैं अमेजन के हर एक कर्मचारी और हर एक अमेजन ग्राहक को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस सब के लिए भुगतान किया। अमेजन के ग्राहकों के पैसों से बेजोस के अंतरिक्ष उड़ान का भुगतान किया गया। कर्मचारियों ने थोड़ा अलग तरीके से भुगतान किया। बेजोस ने अमेजन के सिएटल मुख्यालय के पास कैंट वाशिंगटन में 2000 में ब्लू ओरिजिन की स्थापना की थी। ब्लू ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉब स्मिथ ने कहा था कि इस साल के अंत तक कंपनी की 2 और उड़ान अंतरिक्ष के लिए होंगी। ब्रैंसन द्वारा 2004 में शुरू वर्जिन गैलेक्टिक के यान से यात्रा करने के लिए 600 लोग पहले से कतार में हैं। बेजोस अपने भाई नीदरलैंड्स के रहने वाले 18 वर्षीय युवक और टेक्सास के रहने वाली 82 वर्षीय महिला पायलट के साथ अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। इस यात्रा में बेजोस के साथ अंतरिक्ष जाने वाले सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग शख्स थे। ब्लू ओरिजिन और अमेजन के संस्थापक बेजोस दूसरे अरबपति हैं, जो अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू के सतवारी इलाके में एक बार फिर से ड्रोन की हरकत देखी गई है। ड्रोन आज आपको बताते चल रायपुर सतवारी में दिखा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। सतवारी इलाके में इस ड्रोन को सबसे पहले सेना के जवानों ने देखा। इसके बाद सेना ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी इसे लेकर सूचना दे दी है। सतवारी इलाके के पास ही कैंट और एयरफोर्स स्टेशन है। 15 अगस्त को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।
कल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर में मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में तमाम आला अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को ड्रोन के संभावित खतरे को देखते हुए अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर में ड्रोन का दिखना न सिर्फ सेना के लिए बल्कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उन सब के लिए चुनौती है। पश्चिम नेवी कमान ने ड्रोन को लेकर बड़ा ऐलान किया। आदेश के मुताबिक पश्चिम नेवी कमान के 3 किलोमीटर की रेंज में कोई भी उड़ता हुआ ड्रोन मिला तो उसे नेवी तुरंत नष्ट कर देगी। ड्रोन के साथ साथ प्राइवेट हवाई जहाज की उड़ान पर भी रोक रहेगी। साथ ही ड्रोन उड़ाने वाले पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन या प्राइवेट जहाज की उड़ान करने से पहले डीजीसीए की इजाजत जरूर लेनी होगी। डीजीसीए के परमिशन लेटर 1 हफ्ते पश्चिम नेवी कमांड को देना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 बम विस्फोट हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह था कि ड्रोन की मदद से एयरफोर्स स्टेशन पर यह हमला किया गया। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले और उसके बाद सीमा पर पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिशों के बीच सेना ने पाकिस्तान से सटी एलओसी पर गश्त बढ़ा दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था, कि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। एम्पायर ग्रुप और संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। आपको बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने मरीजों की मौत हुई, जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। तो आपको बताते चलिए, ये ट्वीट है कांग्रेस की महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को सदन में जवाब देते हुए कहा था, विपक्ष का कि कोविड की वजह, ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत कोविड पेशेंट की नहीं हुई है, क्योंकि राज्यों की तरफ से जो डेटा हमें दिया गया उसमें एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जिसकी ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हुई है। उसको देखते हुए विपक्ष लगातार हमलावर हो चुका है। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, केंद्र सरकार ने कहा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज आपको बताते चले, नानी गोपाल महंत द्वारा लिखी नानी गोपाल महंत पर नागरिकता बहस, असम और इतिहास की राजनीति नामक पुस्तक का गुवाहाटी में विमोचन करेंगे। पुस्तक का विमोचन असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रोफेसर नानी गोपाल महंत की उपस्थिति में होगा। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर नानी गोपाल महंत ने टिप्पणी की है कि पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक महान अभिलेखीय फुटेज होगी जो कि 50 के दशक की है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसी किताब है जिसमें असम में पहचान से जुड़े कई मुद्दे हैं और विशेष रूप से ज्वलंत मुद्दे हैं जो न केवल असम बल्कि पूरे देश में एनआरसी और सीएए 2019 को लेकर चिंतित हैं। उनके अनुसार असम या भारत के अलग अलग हिस्सों में विरोध, जैसे कि सीएए अचानक भड़क गया था, नया नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, इसका एक ऐतिहासिक प्रसंग है। वे लोग हैं जो विस्थापित हुए हैं, जिन्हें कुछ अधिकारियों से वंचित किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से यह एक खुला प्रश्न नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, मैं कहने की कोशिश करता हूं कि इस सीए और एनआरसी को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता है। वे किसी खास समुदाय, खासकर सीए के खिलाफ नहीं है या कुछ विस्थापित लोगों को वैध अधिकार देने के बारे में है जिन्हें कुछ अधिकारों से वंचित किया गया था। पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल में जीवन का अधिकार पुस्तक में हम ऐतिहासिक अभिलेखागार के माध्यम से देखेंगे कि कैसे प्रेक्षापृक असम के मामले में स्पष्ट हो रहा है कि कैसे एनआरसी और सीए 2019 के प्रश्न को अलग थलग रखने की बात कहेगी। पिछले सप्ताह कुपवाड़ा में खुद पर फर्जी आतंकी हमले का नाटक करने वाले बीजेपी के 2 नेताओं और उनके 2
पीएसओ को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों नेता सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से खुद पर ही आतंकी हमले का नाटक कर रहे थे। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा में बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज इशफाक अहमद मीर ने पार्टी के जिला प्रवक्ता बशारत अहमद और पीएसओ के साथ मिली भगत कर खुद पर फर्जी हमला करवाया। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कहा है कि पार्टी ने इशफाक के पिता मोहम्मद शफी मीर, जो कुपवाड़ा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, को मामले की जांच होने तक निलंबित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि अगले 1-2 दिन में इस पूरे मामले का असली सच जो है वो सामने आ जाएगा। पिछले 16 जुलाई को खबर आई थी कि कुपवाड़ा के गुलगाम में इशफाक जब लोगों को राहत बांट रहे थे तभी उन पर आतंकी हमला हुआ था। इशफाक ने दावा किया था कि इस घटना में उसके हाथ में एक गोली लगी, जिसके कारण यह घायल हो गए। जल्दी ही पुलिस ने खुलासा किया कि यह घटना आतंकी हमला नहीं थी, बल्कि इशफाक के एक पीएसओ और एक अन्य सुरक्षाकर्मियों ने आतंकी हमले की संभावित खतरे के मद्देनजर गलती से गोली चला दी थी। इसके बाद पुलिस द्वारा थ्योरी लेकर आई और कहा कि इशफाक बशारत और उनके पीएसओ ने मिली भगत कर आतंकी हमले का नाटक रचा था। पार्टी नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर खींचने का असफल प्रयास। पुलिस ने बताया कि बीजेपी वर्कर ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने और पार्टी नेतृत्व का अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए फर्जी नाटक किया था। यहाँ तक कि इशफाक के हाथ में लगी गोली को कई चरणों में प्रतिबंधित किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी और 2 पीओ को सोमवार को कोर्ट के सामने पेश किया गया था। इसके बाद सभी को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पैंथर्स पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई है। और आपको बताते चले, पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने जम्मू कश्मीर में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने लगातार बढ़ रही इस महंगाई के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन किया। पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में महंगाई के खिलाफ बैनर और पोस्टर लिए लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पैंथर्स पार्टी ने लगातार बढ़ती महंगाई को काबू करने में नाकाम केंद्र सरकार के इस्तीफे की भी मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि जिन अच्छे दिन का वादा करके नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उन अच्छे दिनों से बेहतर वह पुराने दिन थे जब महंगाई काबू में थी और बेरोजगारी इतनी ज्यादा नहीं थी। पैंथर्स पार्टी के प्रवक्ता अध्यक्ष हर्षदेव सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरीके से असफल रही है। उन्होंने कहा कि जिन वादों को लेकर केंद्र सरकार सत्ता में आई थी, उनमें से सबसे बड़ा बाजार महंगाई को काबू करने से बेरोजगारी को काबू करने का था, लेकिन केंद्र सरकार इन सभी वादों पर पूरी तरीके से विफल साबित हुई। उन्होंने आगे कहा कि जितनी महंगाई बीजेपी के दौर में भारत में हुई है, इतनी महंगाई इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। पार्टी ने आरोप लगाया है कि एक तरफ लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में मिला हुआ पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिससे गाड़ियों पर विपरीत असर देखने को मिल रहा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 316 मामले नए सामने आ चुके हैं। नए मामलों के बाद कोरोना का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका। वहीं अब तक कुल 10,169 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की जान गई है, जिसके बाद कल आंकड़ा जो है 13,500 के पार पहुंच गया। 562 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद अब तक कुल 9,83,200 लोग ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,469 एक्टिव केसेस। तो देश की राजधानी दिल्ली स्थित लाल किला आज से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के समापन तक बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व विभाग ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी साझा की। विभाग ने बताया कि आम लोगों के लिए लाल किला 21 जुलाई से 15 अगस्त तक के लिए बंद रहेगा। एएसआई ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि 15 अगस्त की तैयारियों के चलते लाल किले को बंद किया गया। कोरोना महामारी की वजह से पहले ही लाल किला देखने जाने वालों की संख्या कम कर दी गई थी। डीडीएमए के निर्देश के बाद दिल्ली के सभी बाजारों में भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से किया गया। एएसआई ने अपने आदेश में कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 21 जुलाई को सुबह से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न होने तक लाल किले के अंदर प्रवेश को निषेध करने का निर्देश दे दिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 12 जुलाई को पत्र लिखकर कोविड महामारी और सुरक्षा कारणों से लाल किला 15 जुलाई तक के लिए बंद करने का सुझाव दिया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट दे दिया है।
एजेंसियों को मिले खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी ड्रोन के जरिए दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को रचने का अंजाम दे रहे हैं। इसी को लेकर अब एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को चौकन्ना किया। सुरक्षा एजेंसी ने आगाह किया है कि आतंकी 15 अगस्त से पहले, खास तौर पर 5 अगस्त, जिस दिन जम्मू कश्मीर से 370 हटी थी, इस दिन ड्रोन के जरिए दिल्ली में हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। तो भोपाल में ठेकेदार से रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के इंजीनियर ऋषभ जैन पर जबलपुर लोकायुक्त ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने भोपाल टीम के सहयोग से जब उसके 2 स्थानों पर रेड डाली तो वहां से सोने की ईंट, नकदी, प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज बरामद हुए। वहीं मामले में रिश्वत के मामले को लेकर लोकायुक्त की छानबीन लगातार जारी है। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऋषभ जैन को पकड़ लिया। इसके बाद उनके भोपाल के चूना भट्टे स्थित बंगले और नेहरू नगर स्थित जैन के घर पर रेड डाली गई। इस कार्रवाई में टीम को करीब 1.5 किलो सोने की ईंट और 80,000 रुपए से ज्यादा का कैश बरामद मिला है। टीम को घर से प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज भी मिले। बताया जा रहा है कि सिवनी जिला अस्पताल में भवन मरम्मत का कार्य करने वाले जबलपुर निवासी ठेकेदार चंद्रभान विश्वकर्मा से बिल भुगतान के एवज में जैन ने 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। रिश्वत लेने के लिए जैन ने चंद्रभान को भोपाल बुलाया। लोकायुक्त टीम ने रिश्वत में 2 लाख रुपए नगद और 1 लाख का चेक लेते हुए जैन को रंगे हाथों पकड़ा। जबलपुर लोकायुक्त ने हबीबगंज स्टेशन के बाहर जैन पर कार्रवाई की। इसके बाद टीम उन्हें टीटी नगर स्थित पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस लेकर गई। यहां पूछताछ में ऋषभ जैन ने उनके चूना भट्टी और नेहरू नगर में एक मकान जानकारी दी। तो कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में सरकार ने शिक्षण संस्थानों को खोलने का आखिरकार फैसला ले लिया। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। 1 अगस्त के बाद मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, तकनीकी शिक्षा का क्लास शुरू करने का निर्णय लिया गया। 11वीं 12वीं की कक्षा भी इसी के साथ शुरू होगी। स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक शालाओं के लिए ऐसे गांव या ग्राम पंचायत जहां कोरोना के एक भी मामले नहीं है, वहां ग्रामीण फैसला लेंगे। आंगनबाड़ी को 2 पालियों में खोला जाएगा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके साथ कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि प्रदेश में सस्ती दवाई देने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में जेनरिक दवाइयों को अनुमति दी जाएगी। साथ ही कैबिनेट ने केंद्र सरकार की मांग के अनुसार 18 में से 17 कोल ब्लॉक को अनुमति दे दी। तो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में बिजली मीटर की स्पीड कम करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों की सूचना पर पुलिस एमपीईबी की टीम ने छापेमारी की और 3 लोगों को धर दबोचा। उनके पास से मीटर खोलने का सामान भी बरामद हुआ है। बताया गया है कि ये लोग बुकिंग लेकर लोगों के मीटर की स्पीड कम कर दिया करते थे। एक और जहां आम जनता बड़े बिजली हुए बिलों से परेशान होकर बिजली विभाग के चक्कर लगा रही है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजली चोरी का शासन को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, जिसका उदाहरण बड़वानी जिले के राजपुर में देखने को मिला। यहाँ आपको बताते चले, लोगों ने सूचना दी कि कुछ लोग बिजली मीटर से छेड़खानी कर रहे थे। तभी किसी ने इसकी सूचना एमपीईबी विभाग को दी। तत्काल मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर धर दबोचा। तीनों आरोपियों के पास से मीटर खोलने का सामान बरामद हुआ। बताया गया है कि 3 में से 2 आरोपी महाराष्ट्र और एक स्थानीय राजपुर का रहने वाला है। उनके अनुसार ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर मीटर की स्पीड कम किया करते थे। आशंका है कि इनके और भी एजेंट फैले हो सकते हैं जो दूसरी जगहों पर बिजली मीटर से छेड़छाड़ करते होंगे। तीनों आरोपियों को राजपुर थाने लाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यहाँ 3 आरोपियों रईस, पिता कमरुद्दीन, टीपू, पिता अमीन व जगदीश के खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आपको बताते चले, इन्हें एसडीएम में पेश किया जाएगा। वहीं विद्युत विभाग द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इसी खबर के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आरआर न्यूज़।